नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का कोर्स EE 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड यूनिट थर्मल इंजीनियरिंग और उसका 2.30 टॉपिक ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। अभी तक हमने ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन किया कि कार्य क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है और आदर्श गैस का विलाक्षणिक सूत्र क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन समीकरण जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, शून्य, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि शून्य वहाँ इसको नाम क्यों दिया गया, पहला दूसरा तीसरा क्यों नहीं दिया गया। दरअसल शून्य व नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम के बाद में आया और चूँकि ये बेसिक था, उनसे ज़्यादा बेसिक ये नियम था, इसलिए इसको एक से पहले शून्य व नंबर दिया गया। इसको 1 2 3 या 4 ना दे के 1 2 से पहले शून्य व नंबर दिया गया। ये इसके पहले और दूसरे नियम के बाद में आया था। तो अभी होता क्या है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये जो लिखा हुआ है वो आपको डिस्कस करेंगे कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम तापीय साम्य पर आधारित है। तापीय साम्य अर्थात नो टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, जब दो निकाय हैं, सिस्टम हैं ए और बी, वो आपस में तापीय साम्य में हैं, अर्थात उन दोनों के बीच में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, और दो अन्य निकाय बी और सी भी आपस में तापीय साम्य में हैं, तो इन दो तथ्यों से, किन तथ्यों से, पहला तथ्य ए और बी तापीय साम्य में है, दूसरा तथ्य बी और सी तापीय साम्य में है। इन दो तथ्यों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए और सी भी तापीय साम्य में होंगे, क्योंकि भाई जब बी ए से भी तापीय साम्य में है, बी सी से भी तापीय साम्य में है, तो ए और सी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। बस यही ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। यदि दो विभिन्न पिंड अपने आप में तीसरे पिंड से अलग अलग तापीय साम्य में हों, तो वे अपने आप में भी तापीय साम्य में होंगे। ये जो ब्लैक बोल्ड डार्क ब्लैक में आप देख रहे हो, ये शून्य नियम की परिभाषा है। और ये नीचे दिखाया गया है, ऊपर 2 सर्कल बने हुए ए और बी आपस में साम्य में है, और नीचे 2 सर्कल दिखाई गए हैं ए और सी, ये दोनों भी आपस में तापीय साम्य में हैं। तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है कि बी और सी भी तापीय साम्य में होंगे। अब इसका क्या मतलब है, इस का क्या यूज़ आया इस नियम का? इस नियम का ये यूज़ आया खासकर तापमापियों में, तापमान मापने के जो अपने यंत्र होते हैं, जैसे अपना थर्मोमीटर होता है, उसमें इस सिद्धांत का यूज़ होता है। कैसे होता है? देखो, तापमापी में क्या होता है, कांच के अंदर मरकरी भरा होता है जनरली, और भी हो सकते हैं लेकिन मरकरी हम ज़्यादा सामान्यतः यूज़ करते हैं। तो हमें सपोज करो गर्म पानी का तापमान मापना है, तो हम उस तापमापी को, थर्मोमीटर को गर्म पानी में डाल देंगे। तो क्या होगा, पहले तो वो गर्म पानी कांच के तापीय साम्य में आएगा, अर्थात वो गर्म पानी उस कांच को अपने तापमान के बराबर कर देगा, फिर उन दोनों में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो जो कांच है उसके अंदर भरे हुए मरकरी को तापीय साम्य में ला रहा है, तो मरकरी फिर एक्सपेंड होता है, वो ऊपर जाता है। तो पानी तापीय साम्य में है कांच के साथ, और कांच तापीय साम्य में है मरकरी के साथ, और मरकरी इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जा रहा है मरकरी का लेवल, वो किसी एक निश्चित तापमान को इंडिकेट कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। तो वो इनडायरेक्टली गर्म जल के तापमान को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर
पानी कांच के तापीय साम्य में है और कांच मरकरी के साथ तापीय साम्य में है, तो पानी मरकरी के साथ भी तापीय साम्य में होगा। इस तरीके से हम तापमान टेम्परेचर मेजरमेंट में ऊष्मागतिकी का शून्य व नियम का एप्लीकेशन देखते हैं। अभी हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को डिस्कस करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा, ब्रह्मांड में ऊर्जा नियत है। ऊर्जा को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय या क्षय किया जा सकता है, वो नियत रहती है। इसको ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊष्मागतिकी में हम केवल ऊष्मा व कार्य का ही तंत्र की परिसीमा से अंतरण का अध्ययन करते हैं। अतः प्रथम नियम का ऊष्मा व कार्य के रूपांतरण के बारे में ही बतलाता है। तो अब एक ऊष्मा और कार्य को हम प्रथम नियम से कैसे रिलेट करेंगे? क्योंकि देखो, ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, कार्य भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो क्या होगा? ऊर्जा ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं हम? एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं ऊर्जा का। तो हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कार्य व ऊष्मा का आपस में रूपांतरण का अध्ययन करेंगे कि कितने कार्य ऊष्मा में परिवर्तन हुआ और कितना ऊष्मा कार्य के रूप में परिणत हुआ। बस ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। इसको परिभाषित करने के लिए अनेक परिभाषाएं काम में ली जाती हैं। फर्स्ट लॉ को यहाँ पे आपके लिए 3 परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से प्रथम परिभाषा हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। वो क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट टाइप, पीएमएम ऑफ फर्स्ट। पीएमएम फर्स्ट क्या है? ये जैसे आपको ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक क्या है? ये एक सिस्टम है। एक सिस्टम है, ऊपर एक एरो दिखाया गया है जिसमें Q = 0 लिखा हुआ है और नीचे एक एरो है W, और W 0 नहीं है। तो ये इससे क्या हमें समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें Q 0 है, अर्थात Q हम पहले पढ़ चुके हैं। Q किसको इंडिकेट करता है? ऊष्मा को। ऊर्जा के किस रूप को इंडिकेट करता है? ऊष्मा को। यानी कि किसी सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम में, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, चक्रीय निकाय ना कि ओनली निकाय। किसी इंडिविजुअल निकाय के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन चक्रीय निकाय किसको कहते हैं? इसी के हम पढ़ चुके हैं। चक्र मतलब घूम फिर के पुनः उसी पोजीशन में आ जाना। जैसे किसी गैस की कोई अवस्था है P, V और T, और वो भिन्न भिन्न रास्तों से होती हुई अलग P, T कुछ चेंज करती हुई गई और वापस पुनः वो अपने मूल या प्रारंभिक बिंदु पर आ गई। तो इसको कहते हैं हम एक चक्र, साइकिल। तो इस तरह का जो निकाय होगा, जो घूम फिर के अपने इनिशियल पॉइंट पोजीशन पर, स्टेट पर आ जाएगा, उसको चक्रीय निकाय कहेंगे। तो उस चक्रीय निकाय के लिए अगर ऊष्मा, नेट ऊष्मा 0 है, यानी उसमें ऊष्मा कुछ नहीं दी जा रही है और उससे कार्य के रूप में ऊर्जा मिल रही है, हमें कार्य मिल रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है किसी चक्रीय निकाय के लिए। किसी इंडिविजुअल निकाय में ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन किसी चक्रीय निकाय में, साइक्लिक सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि आप ऊष्मा तो दो मत और आपको कार्य मिल जाएगा। ये वैसे ही है जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल तो डालूँ नहीं, लेकिन वो चल रही है, बिना पेट्रोल के गाड़ी चले, ऐसी गाड़ी संभव नहीं है। ऐसे ही कोई सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम पॉसिबल नहीं है जो बिना ऊष्मा दिए कार्य प्रतिपादित कर सके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके अंतर्गत प्रथम प्रकार की शाश्वत परपेचुअल मोशन मशीन वह मशीन जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करती हो। प्रथम नियम के अनुसार इस प्रकार की मशीन को नहीं बनाया जा सकता।
दूसरे शब्दों में किसी भी मशीन द्वारा कार्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसे किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान की जाए। क्योंकि हम यहाँ पर ऊष्मा और कार्य ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने वो ऊर्जा को ऊष्मा ही कहा था ऊपर, कि ऊष्मा इसको नहीं दी जा रही है। वो दूसरे टाइप की ऊर्जा भी यहाँ पे क्यू इंडिकेट कर सकता है। तो पीएमएम क्या होता है? परपेचुअल मोशन मशीन, जिसमें इनपुट कुछ आए नहीं और आउटपुट मिलता रहे। ऐसा संभव नहीं है, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं मिलेगा। दूसरी परिभाषा क्या कहती है इसकी? ऊष्मा व कार्य आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ये तो हम समझ ही गए कि ऊष्मा और कार्य एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः कार्य ऊष्मा का समानुपाती होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू यानी कार्य प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू ऊष्मा के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट जे लगा देंगे और जे की यूनिट होगी 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जे डेल्टा क्यू। 1 न्यूटन मीटर जूल ही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य इक्वल टू जूल। तृतीय परिभाषा क्या कहती है इसकी? थर्ड डेफिनेशन कहती है कि किसी बंद तंत्र में, हम शुरू में अध्ययन किए थे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई आदान प्रदान नहीं होता, केवल ऊर्जा का ऊष्मा या कार्य के रूप में आदान प्रदान हो सकता है। किसी बंद तंत्र में जो कि एक चक्र से गुजरता है, ऊष्मा का चक्रीय समाकलन कार्य के चक्रीय समाकलन के तुल्य होता है। यानी कि किसी एक साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू विल बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। अर्थात आप किसी निकाय को एक अवस्था से घुमा फिरा कर लेके गए, विभिन्न अवस्थाओं से होती हुई दोबारा उसी अवस्था तक ले आए, तो इस दौरान जितनी ऊष्मा का आदान प्रदान उस निकाय का, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हुआ और जितना कार्य का आदान प्रदान हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उन दोनों का समाकलन पूरे चक्र के लिए योग बराबर होगा। क्योंकि इसी से हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो वैलिड होता है। अर्थात घूम फिर के हम पुनः उसी स्टेट पर आ गए और हमने कुछ अमाउंट Q का आदान प्रदान किया, तो वो Q W के रूप में कहीं ना कहीं परिणित हुई होगी। इस प्रकार के नियम को प्रकृति का नियम भी माना जाता है, लॉ ऑफ नेचर। तो ये हमारी 3 परिभाषाएं हुई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। प्रथम परिभाषा थी पीएमएम ऑफ फर्स्ट टाइप, यानी बिना इनपुट के आउटपुट नहीं मिलेगा। दूसरी है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जे डेल्टा क्यू, और तीसरी है हमारी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। ये थर्ड वाले को हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। थैंक यू।